Come back to Intellect Coaching Center YouTube channel. In the series of lectures for computer science for 9th class, today we are going to start with unit number 2, which is fundamentals of operating system. आज हम इसका लेक्चर नंबर 1 कवर करेंगे। अगर इसका एक ओवरव्यू देखा जाए तो एक बहुत मुख्तसर सा चैप्टर है। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि इसको 2 या 3 वीडियोस में खत्म कर दिया जाए। इसमें हमने 3 मेजर टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले हमने तो ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से पढ़ना है। फिर दूसरा जो टॉपिक है इसका मेजर टॉपिक, उसके अंदर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो तीसरा इसका मेजर टॉपिक है जो कि बहुत मुख्तसर सा है, उसके अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। सो आज का जो लेक्चर है हमारा, उसके अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके अंदर 2 सब टॉपिक्स हैं, यानी कि फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइक सोल ऑफ आवर बॉडी। हमारी जो जिस्म में रूह होती है उसकी वो एक बेहतरीन मिसाल है सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 पैराग्राफ, दो दो छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और उसके अंदर यही बात बताई जा रही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है कि वो तमाम के तमाम बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है किसी भी कंप्यूटर के। यानी कहाँ से कहाँ तक, यानी कि बूटिंग द कंप्यूटर से लेके फाइल मैनेजमेंट, फिर मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट और फिर कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस। अच्छा, अब इन ये सारी बहुत ब्रॉड टर्म्स हैं जिसके बारे में आगे पूरे इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। अच्छा, पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं जो कि आप एक्सटर्नली उसको कनेक्ट करते हैं, जैसे कि आप हार्ड डिस्क है, प्रिंटर है, इन चीज़ों को, प्रोजेक्टर है, अपनी मॉनिटर है या एलसीडी है, जो इसको हम कनेक्ट करते हैं, दीज आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। अच्छा, जो दूसरी बात है वो ये है कि अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स दी जाएं तो जो सबसे ज्यादा आजकल की दुनिया में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, मैं विद रिस्पेक्ट टू द कंप्यूटर बात कर रहा हूँ, तो वो है हमारे पास विंडोज। ठीक है, कुछ लोगों के पास मैक की मशीन्स होती हैं, वो आईओएस के ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, मैंने अभी आप लोगों से ये बात की विद रिस्पेक्ट टू द कंप्यूटर, लेकिन अगर आप रियल लाइफ में देखें और पाकिस्तान में रहकर एशिया के अंदर जो सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है वो है हमारे पास एंड्रॉइड। तो हम समझते हैं कि एंड्रॉयड एक फोन का नाम है। एंड्रॉयड फोन का नाम नहीं है, एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। ठीक है, ये जितना हम लोग लाइक सैमसंग का मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, वीवो कर रहे हैं, एलजी का कर रहे हैं, ये सारे के सारे कंपनीज के नाम है। और इनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ है वो एंड्रॉयड का है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, ब्लैकबेरी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था। जो सबसे पहला मोबाइल फोन आया था क्यूटी कीपैड वाला, यानी कि बड़े कीपैड वाला। लेकिन पुराने जमाने में तो वो नोकिया के फोन आया करते थे जिसमें सिर्फ 9 बटन हुआ करते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर 0, यानी 10 बटन हुआ करते थे। मैं उसके बाद जो क्यूटी कीपैड वाला जो सबसे पहला मोबाइल फोन आया था वो ब्लैकबेरी ने निकाला था। तो ब्लैकबेरी का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। नोकिया का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम होता है सिम्बियन। तो ये पुराने फोन हुआ करते थे, उसमें आया करते थे। इसी तरीके से यहाँ पे लिनक्स की मिसाल दी हुई है। लिनक्स कंप्यूटर पे इस्तेमाल किया जाता है। यूबंटू भी, मैक ओएस, एम एस डॉस बहुत पुरानी फिल्म हुआ करती थी। मतलब यूं समझ लीजिए कि एम एस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने जो अपना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम निकाला था वो ये डॉस था, दैट इज कॉल्ड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ब्लैक कलर की स्क्रीन हुआ करती थी, CLI लाया करती थी, कमांड लाइन इंटरफेस, उस पर काम हुआ करता था। आज आप और मैं जितने भी इंटरफेस इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे के सारे GUI हैं, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये भी हमारा टॉपिक आएगा इंशाल्लाह, हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सेकंड, द फर्स्ट सब टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर जो जो मैंने अभी शुरू में डेफिनेशन में बताई थी आपको बात ना, कि वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, यहाँ पे उनको डिटेल में जो है वो डिस्कस किया जाएगा। मतलब आसान अल्फाज में अगर बयान किया जाए तो जो उसका पहला जुमला लिखा हुआ है वो बहुत अहम है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस एवरी एक्टिविटी ऑफ अ कंप्यूटर। पूरे कंप्यूटर में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, क्या कौन सी फंक्शनैलिटीज, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा परफॉर्म करेगा, वो सारी की सारी जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। और ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है कि कौन क्या काम कर रहा है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये हमारा मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है, जो कि हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि एक यूजर जो है वो अपने कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सके। मैं विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम रैम से इस्तेफादा हासिल नहीं कर सकता। मैं एज अ यूजर हार्ड डिस्क में रखे हुए डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब आपको भी, अगर आप में से किसी ने कभी एक्सपीरियंस किया हो कि आप हार्ड डिस्क निकाल लीजिए कंप्यूटर में से या फिर लैपटॉप में से, अब आप चाहें कि यार उसमें रखी हुई जो मूवी है वो आप चला सकें, आप नहीं चला सकेंगे। बिकॉज कि एक यूजर हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता। इन ऑर्डर टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम द हार्डवेयर, you need to have an operating system in between.
आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ठीक है जी। तो बहरहाल सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये दोनों किस्म की जो चीजें हैं ये मोहताज होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। जब तक आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा आप उससे इस्तेफादा हासिल नहीं कर सकते। जिस तरीके से ये डायग्राम में देखें आप, अब ये देखिए, ये यूजर है, ये हम लोग हैं जो कि हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, और ये मेरा हार्डवेयर है, इसमें सीपीयू भी है, इसमें रैम भी लगी हुई है, इसमें कीबोर्ड है, माउस है, और तमाम जॉयस्टिक्स वगैरह भी मैंने इंस्टॉल की हुई है। अब इस यूजर को इस हार्डवेयर से इस्तेफादा हासिल करने के लिए आई नीड टू हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, उसके बाद फिर मेरे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, मतलब आप खुद ही मिसाल ले लीजिए कि आप, आपके पास जो है वो पबजी का गेम है, आपके पास उसकी सीडी मौजूद है, लेकिन आपके पास मोबाइल फोन नहीं है एंड्रॉयड का। अब आप मतलब एंड्रॉयड के मोबाइल फोन की बात कर लें, फिर लैपटॉप की आप बात कर लें, कि आपके पास लैपटॉप में विंडोज इंस्टॉल नहीं है, तो आप पबजी भी इंस्टॉल नहीं कर सकते। आपके पास मिसाल के तौर पर आपका मोबाइल फोन में से जो एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उड़ गया है, अब आप उसके ऊपर कोई ऐप स्टोर से कोई चीज इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे, होगी ही नहीं, मतलब ऐप स्टोर भी नहीं चलेगा आपका। ठीक है जी। तो ये कमाल है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। टुवर्ड्स द फर्स्ट फंक्शनैलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज कॉल्ड बूटिंग। तो नाम से पता चल रहा है कि बूटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट होने में मदद देता है। मतलब कंप्यूटर कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके स्टार्ट होने को हम लोग बूटिंग कहते हैं। ये करता क्या है कि कंप्यूटर की तमाम रिसोर्सेज को चेक करता है, उसमें कितनी रैम इंस्टॉल है, उसकी कैशे मेमोरी कितनी है, उसकी हार्ड डिस्क कितनी है, उसकी बायोस वर्किंग कंडीशन में है या फिर नहीं है। इन तमाम चीजों को चेक करने के बाद जो है वो आपकी विंडोज को जो है ना वो खोल देता है। आपको याद होगा पुराने जमाने में एक इशू ये आया करता था कि जब तक कि आप कीबोर्ड को अपने कंप्यूटर सिस्टम से, अपने कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं करेंगे, आपका कंप्यूटर नहीं चलता था। वो आपको पहले स्टेप पे एरर दे दिया करता था कि यू आर सपोज टू कनेक्ट द कीबोर्ड, ताकि आपका जो ना ये चीज कंप्यूटर चल सके। तो ये जिम्मेदारी हुआ करती थी ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो इस बात को मेक श्योर करता था कि आपका कीबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड है या फिर नहीं है। सेम इज द केस विद एवरीथिंग। तो वो बूटिंग में तमाम चीजें चेक कर रहा होता है। इसकी एक मिसाल और दे देता हूँ कि अक्सर हम लोग जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बीप की आवाज आ रही होती है, तो वो बीप की आवाज इस बात को मेंशन करती है कि आपकी रैम में कोई मसला है। ये काम भी बेसिकली बूटिंग में चेक किया जा रहा होता है कि मेरे कंप्यूटर का सारा हार्डवेयर जो है वो बिल्कुल अपनी वर्किंग कंडीशन में है या फिर नहीं है। अच्छा जी, दूसरी चीज है मेरे पास रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स मैनेजमेंट भी करता है। कमाल की चीज है। लेकिन जी ये काम आपको जिंदगी में भी खुद भी आना चाहिए, और यही काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है क्या है कि आपके पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो हार्डवेयर के एतबार से हो या फिर सॉफ्टवेयर के एतबार से हो, उसकी रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा होता है। अब मैनेज से मुराद क्या है कि आप जो मैंने आपको क्या बताया हमेशा, कंप्यूटर इज नथिंग बट योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी से चीजों को नोट कर लीजिए, वही काम कंप्यूटर के अंदर भी हो रहा है। भाई मिसाल के तौर पर आपके पास 1 लाख रुपए हैं। अब ये देखिए, मनी एक ऐसी चीज है, पैसा एक ऐसी चीज है जिसकी जिस इट हैज नो लिमिट। आपके पास 1 करोड़ आ जाएगा तो आप बोलेंगे यार मुझे 1 अरब चाहिए, आपके पास 1 अरब रुपए आ जाएंगे तो आप बोलेंगे मुझे 1 खरब चाहिए, आपको 1 खरब हो जाएगा तो आप बोलेंगे आपको उससे ज्यादा चाहिए। तो लेकिन आपने करना क्या होता है कि आपके पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं आपने उसको मैनेज करके चलना होता है। ठीक है जी। तो अब मिसाल के तौर पर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, और मैं आपसे कहूँ कि यार आपने 1 लाख रुपए में आपने पूरा महीना गुजारा करना है। वेल जिस वक्त मैं ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस वक्त 1 लाख रुपए किसी हद तक एक माकूल अमाउंट है एक इंसान के गुजारा करने के लिए। तो अब आप उससे क्या नाम है, कुछ शॉपिंग भी कर लेंगे, आप अच्छा खाना भी खा लेंगे, आप हो सकता है कुछ ट्रैवलिंग भी कर लें, एंड सो ऑन सो फोर्थ, बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे कंप्यूटर के अंदर जो रिसोर्सेज होती हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट कि मेरे लैपटॉप में 8 GB की रैम लगी हुई है। ठीक है जी। अब वो 8 GB की रैम में मुझे, लेट सपोज मिसाल दे रहा हूँ खाली, मुझे पबजी भी चलाना है, मुझे गाने भी सुनने हैं, मुझे गूगल क्रोम बहुत हैवी चीज होती है, मुझे वो भी चलाना है, मुझे और डिफरेंट किस्म के गेम्स भी चलाने हैं, और मुझे जो है ना वो अपने असाइनमेंट्स भी बनाने हैं, मुझे पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन भी बनानी है, एंड ब्ला 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 ब्ला। सवाल ये पैदा होता है कि वो 8 GB की मेरे पास रैम है, वो ये सारे काम कैसे करेगी। तो ये कमाल ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है कि उसको पता होता है कि मैंने कौन किस सॉफ्टवेयर को, किस एप्लीकेशन को कितनी रिसोर्स देनी है। ये सबसे ज्यादा मसला आता है आपके मोबाइल फोन के अंदर ना। तो पुराने जमाने में तो हमारे पास कम जीबी की रैम हुआ करती थी, तो अब आपको पता है कि लैग किया करता था, आप गेम खेलें तो वो लैग करेगा। तो उसकी वजह ये होती थी, फिर हम करते क्या थे कि जो बैकग्राउंड की एप्लीकेशन थी उनको बंद कर दिया करते थे, ताकि वो हमारी रिसोर्सेज को फ्री कर दें। यही कमाल मैं आपको आपके एंड्रॉइड सिस्टम के हिसाब से मिसाल दे देता हूँ आपको,
कि हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो कि बैकग्राउंड में रन कर रही होती हैं, हालांकि वो फोरग्राउंड में नजर नहीं आ रही होती कि ये चल रही हैं या नहीं चल रही, लेकिन वो पीछे चल रही होती। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। आप आप कुछ काम मोबाइल फोन पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन जो आपके सेलुलर नेटवर्क्स के कनेक्शन हैं वो तो आपके पास आ रहे हैं, सिग्नल्स तो आपके पास आ रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट यू फोन, टेलीनॉर, मोबिलिंग, इसके कनेक्शन तो आपके पास आ रहे हैं, हालांकि आप कॉल पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कनेक्टेड तो है ही। अच्छा, इसी तरीके से ये मैंने आपको छोटी सी मिसाल दी, इसी तरीके से जब हम लोग डिफरेंट किस्म की एप्स इंस्टॉल करते हैं, वो हम इस्तेमाल ना भी कर रहे हो तभी वो बैकग्राउंड पे रन कर रही होती हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि आपका एंड्रॉयड फोन जो है ना वो आपको ये मैसेज देता है कि भाई जो एप्स आप इस्तेमाल नहीं कर रहे थे मैंने उनको स्लीप पे लगा दिया। स्लीप का मतलब ये कि अब वो सो रही हैं, अब वो हमारी रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं करेंगी। ये कमाल है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का। वो इस चीज को चेक करता है कि यार इस इंसान ने मिसाल के तौर पर करीम की ऐप है वो एक हफ्ते से इस्तेमाल नहीं करी, लेकिन ये जो है वो कंप्यूटर की मेमोरी को जो है ना वो वेस्ट कर रही है। तो मैं क्या करता हूँ, तो वो क्या करता है कि मेरी करीम की ऐप को स्लीप पे डाल देता है ताकि वो करीम की ऐप से इस्तेमाल होने वाली जो रिसोर्सेज हैं उसको फ्री कर दे। मतलब इसको बोलते हैं डी एलोकेट करना। और जो एप्स मैं इस वक्त इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उसको वो रिसोर्सेज दे देता है ताकि मैं उसकी फंक्शनैलिटी को बेहतर बना सकूं। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। अच्छा, ना सिर्फ ये ना सिर्फ आपको कंप्यूटर की बल्कि ये नेटवर्क की रिसोर्सेज को भी इसी तरीके से शेयर कर रहा होता है। दैट इज कॉल्ड यूजर इंटरफेस, या फिर इसको हम लोग कमांड इंटरप्रेटर भी कहते हैं। तो देखिए, हम लोग जब ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं तो वी नीड टू हैव अ यूजर इंटरफेस। ठीक है जी, हमारे पास कंप्यूटर में आजकल जो है वो विंडोज इंस्टॉल हुई हुई होती है, तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ विंडोज यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की मदद से हम लोग इंटरेक्ट कर लेते हैं। आज हमें कमांड्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पुराने जमाने में जब एम एस डॉस हुआ करती थी तो हम लोग CLI इस्तेमाल करते थे, कमांड लाइन इंटरप्रेटर इस्तेमाल करते थे, हम कमांड्स लिखा करते थे और फिर जाके मेरी जो भी मैं टास्क परफॉर्म करवाना चाहता था वो टास्क परफॉर्म हो जाया करता था। एनीवेज, तो यूजर इंटरफेस से क्या होता है कि हमारे पास एक इंटरफेस मिल जाता है जिसके जरिए हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकते हैं। पुराने जमाने में ये कमांड लाइन था, आज ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया है। हम क्लिक्स करते हैं, हम टच करते हैं, हमारा काम हो जाता है और इस तरीके से हम अपने हार्डवेयर से इस्तेफादा हासिल कर लेते हैं। इसी तरीके से आप देख लीजिए कि जो आजकल ATM मशीन्स हैं उसके अंदर भी एक इंटरफेस दिया हुआ होता है, वो टच होता है आमतौर पर। अब तो नए नए जो ATM इंस्टॉल हुए हैं तो सारे के सारे टच है, हम उनको टच इस्तेमाल करके पैसे विड्रॉ वगैरह कर लेते हैं। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द फोर्थ पार्ट दैट इज कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट। मैं जैसे भी आपसे पीछे ही बात करके आ चुका हूँ कि मेमोरी को कैसे मैनेज करना है। मैंने कुछ डेटा उसमें कॉपी किया, फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया। अब वो जो डिलीट डेटा हुआ है उसको कैसे मैनेज करना है, उसको रिसाइकल बिन में डालना है, उसको एक टेम्परेरी जगह देनी है, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने क्या सेटिंग करी हुई है, 7 दिन के बाद या 1 महीने के बाद वो क्या करेगा, वो आपके मोबाइल फोन से उस डेटा को परमानेंटली डिलीट कर देगा। ठीक है जी, लेकिन अब उसके ऊपर एक कमाल की बात और बता रहा हूँ आपको, बहुत लंबी डिस्कशन है, वो भी बात नहीं कर रहा उसके ऊपर हम लोग, कि अगर मैं चाहता हूँ कि जो डेटा मैंने डिलीट कर दिया है तो मैं डिफरेंट किस्म की एप्स या मैं डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके मैं उस डेटा को रिकवर कर लेता हूँ। वो कैसे कर रहा है, ये सारा काम मेमोरी मैनेजमेंट का है। ठीक है जी। अच्छा, आगे ये इसका पांचवा पार्ट दैट इज कॉल्ड IO मैनेजमेंट। पहले तो एक बात समझ लीजिएगा, स्टूडेंट यूज्ड टू बी गेट कंफ्यूज अबाउट द IO। आई का मतलब इनपुट, ओ का मतलब आउटपुट। तो जितनी भी IO मैनेजमेंट है, ये सारा का सारा काम जो है ना ये ऑपरेटिंग सिस्टम का है। अब इसकी आप मिसाल ले लीजिए कि पुराने जमाने में क्या होता था कि आपके पास कीबोर्ड की एक डिफरेंट पिन हुआ करती थी, आई गेस पर्पल कलर की हुआ करती थी, माउस की एक अलग पिन हुआ करती थी, आई गेस ग्रीन कलर की हुआ करती थी। आप जो स्पीकर कनेक्ट किया करते थे वो आज भी जैसे ऑक्स आती है बिल्कुल उसी तरह की चीज हुआ करती थी। प्रिंटर की पोर्ट बड़ी सी हुआ करती थी, आई गेस 32 पिन वाली। आपकी जो VG केबल थी वो छोटी हुआ करती थी, आज भी जैसे होती है गालिबन 16 पिन वाली, एंड सो ऑन सो फोर्थ। देखिए, पुराने जमाने में इट वाज रियली इजी, मतलब मैं इंसान के हिस्से से बात करूं तो इट वाज रियली इजी फॉर द कंप्यूटर टू रियलाइज कि कौन सी डिवाइस उसके साथ कनेक्ट की गई है, क्योंकि उसकी एक अलग पोर्ट है, उस पोर्ट पे उस डिवाइस के अलावा कोई और चीज नहीं लग सकती। लाइक कीबोर्ड की पोर्ट में कीबोर्ड के अलावा और कुछ नहीं लग सकता, माउस भी नहीं लग सकता, प्रिंटर भी नहीं लग सकता, VG केबल भी नहीं लग सकती और कुछ भी नहीं लग सकता। लेकिन आजकल के जमाने में आप देखें, कमाल की बात है, आजकल हर पोर्ट जो है वो USB पोर्ट हो गई है। आपने इफ यू वांट टू कनेक्ट योर कीबोर्ड और माउस विद कंप्यूटर सिस्टम, आपने करना क्या है कि आपके पास उसकी जो पोर्ट है वो USB पोर्ट है, आपने उसको USB पोर्ट में लगा दिया। और आप कमाल की ये बात देखें
कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इतना ज़हीन हो चुका है, अब एक ही पोर्ट है जिससे मैं यूएसबी भी कनेक्ट करता हूँ, मैं माउस भी कनेक्ट करता हूँ, मैं कीबोर्ड भी कनेक्ट करता हूँ, मैं प्रिंटर भी कनेक्ट करता हूँ, और मैं तमाम चीजें जो है उसी में कनेक्ट करता हूँ। लेकिन कमाल ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने कभी भी उसको गलत डिटेक्ट नहीं किया। वो हमेशा उसको बिल्कुल सही डिटेक्ट करता है। अगर मैंने माउस की डिटेक्ट किया है तो वो कभी ये नहीं बोलता कि हाँ भाई ठीक है ये कीबोर्ड आ गया, नहीं 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 नहीं। अगर मैंने माउस कनेक्ट किया है तो वो माउस को कनेक्ट करके देगा मैंने की, हालांकि पोर्ट एक ही है, तो सारी डिवाइस उसी में कनेक्ट हो रही हैं, लेकिन ये कमाल ये सारा का सारा इसका ही है। दिस इज कॉल्ड आईओ मैनेजमेंट। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द फाइल मैनेजमेंट, बहुत आसान सी बात है कि मैं अपनी फाइल्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करता हूँ, मैं फोल्डर्स को क्रिएट करता हूँ, मैं फाइल्स को क्रिएट करता हूँ, मैं डिलीट करता हूँ, मैं रिनेम करता हूँ, मैं उनको अपडेट करता हूँ। तो उनको रिट्रीव करना, उनकी उनकी स्टोरेज, उनका उनका नाम रखना, उसकी शेयरिंग करना, उसकी फाइल्स की प्रोटेक्शन करना, ये सारी की सारी चीजें जो है वो फाइल मैनेजमेंट का पार्ट है। अच्छा, उसके बाद अगली चीज आ रही है प्रोसेस मैनेजमेंट। पुराने जमाने में ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं हुआ करता। अच्छा, इसकी अगर डायग्राम भी देखें तो ये टास्क मैनेजर कहलाता है, ये आप लोगों ने देखा भी होगा। कंट्रोल ऑल्टर और बगल में डिलीट प्रेस करके ये वाली चीज आ जाती है। ठीक है, ये आपके सिस्टम के हवाले से सब चीजें बता रहा होता है कि इस वक्त आपके कंप्यूटर में कौन कौन सी फाइल्स, कौन कौन सी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशन चल रही हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस जो है ना वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो अब पहले तो इस प्रोसेस की डेफिनेशन को समझ लीजिएगा, दिस इज रियली क्रिटिकल ना। देखिए, एक प्रोग्राम होता है, एक प्रोसेस होता है। प्रोग्राम तो मिसाल जो भी सॉफ्टवेयर है वो समझ लो एक प्रोग्राम है, लेकिन वो जब तक चल नहीं रहा ना तो वो बस एक प्रोग्राम ही है। जब वो एग्जीक्यूशन में आ जाएगा, जब वो कुछ परफॉर्म करना शुरू कर देगा, अब वो एक प्रोसेस बन जाएगा। याद रखिएगा, माइंडेड, आज इसको नोट कर लीजिएगा कि आपके मोबाइल फोन में या आपके कंप्यूटर में जो भी चीज चल रही होती है वो आपकी मेमोरी खा रही होती है, वो आपकी रैम को यूटिलाइज कर रही होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने भी क्या बताया आपको कि आप प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। तो असल जो मुद्दा है वो प्रोसेस का है। तो वो जो आपके कंप्यूटर में प्रोसेसेस है ना वो आपके कम एग्जीक्यूट करने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है ना वो लैग ना करे। तो a process is a job or activity to be performed by the system. Process management manages creation, deletion, suspension and resumption of the process. लेकिन यहाँ पे वही चार बातों की बात हो रही है, जब भी हम लोग ऊपर भी कर रहे थे कि कब के प्रोसेस किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा, कब से डिलीट किया जाएगा। सस्पेंड, सस्पेंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको बोलते हैं abnormal टर्मिनेशन। कि मैं, आपने देखा होगा अक्सर लैपटॉप जब वो आपका हैंग हो जाता है तो फिर आप उसको जाके एंड टास्क करते हैं कि भाई इसको, इस टास्क को परफॉर्म करना बंद कर दो, मुझे ये काम नहीं चाहिए। ठीक है, या आप चाहते हैं कि मैंने फिलहाल जो है वो किसी प्रोसेस को पॉज किया है, रोका है, और अब मैं उसको रिज्यूम करना चाहता हूँ, तो ये सारा सारी चीजें कहलाती हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। So the term process refers here the program code that has been loaded in the computer memory for execution by the central processing unit. अच्छा, अब देखें जो मैं बात कर रहा था, इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम देयर विल बी अ नंबर ऑफ कंप्यूटिंग प्रोसेसेस। जो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स होते हैं उनमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट इंश्योर दैट ईच प्रोसेस गेट्स अ फेयर शेयर ऑफ द सीपीयूज टाइम। अब देखिए, इसमें एक मसला ये आएगा, मैं मिसाल देता हूँ छोटी सी ना, कि मेरे पास कोई थका हुआ सिस्टम है और उसमें मैं या तो गूगल क्रोम चला सकता हूँ या मैं उसमें पबजी खेल सकता हूँ, मिसाल दे रहा हूँ खाली। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं दोनों चीजें साथ कर लूँ, मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा हूँ खाली कि मैं पीछे यूट्यूब पे गाने चला दूं और सामने पबजी पे मैं गेम खेल लूँ। अब मैं ये काम कैसे करूँ? अब सवाल ही पैदा होता है कि मेरे पास जो मेमोरी है वो तो लिमिटेड है। अब कंप्यूटर इस चीज को कैसे मैनेज करेगा? दिस इज कॉल्ड प्रोसेस मैनेजमेंट। अब वो मिसाल दे रहा हूँ, अब वो करता है कैसे, मैं सिर्फ इसकी मिसाल देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। इसके डिफरेंट तरीके होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स। तो एक एक इसका एल्गोरिथम होता था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। भाई जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। मिसाल के तौर पर या तो मैं गूगल क्रोम पहले खोलूंगा या मैं पबजी पहले खोलूंगा, जो भी काम मैं पहले करूंगा वो काम पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब तक वो खत्म नहीं होगा दूसरा प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। बाय द वे, जो MS डॉस था उसमें यही काम हुआ करता था। वो सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग जो है ना वो सिंगल प्रोसेस इंटरफेस हुआ करता था, एक वक्त में एक ही काम हो सकता था। तो कौन सा काम होगा? जो पहले स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा भी एक एल्गोरिथम आया था जिसका नाम था शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, SJF के नाम से। वो क्या करता था कि जो जिस जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में सबसे कम टाइम लगेगा वो एग्जीक्यूट हो जाया करता था। उसके बाद आया एक प्रायोरिटी एल्गोरिथम। प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या बोलता था कि भाई जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी हम उसको पहले ट्रीट करेंगे, उसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरह के बहुत सारे एल्गोरिथम्स आए। तो प्रोसेस मैनेजमेंट इस तरीके से की जाती है। Discussed in this book regarding the functions of an operating system is user management. आपको याद होगा जब हम पहले लैपटॉप से कंप्यूटर इस्तेमाल किया करते थे, इवन कि आज भी हम यूनिवर्सिटी में जब ये इस्तेमाल करते हैं
तो उसमें क्या होता है कि हर एक स्टूडेंट का एक डिफरेंट यूजर होता है, और उसका फायदा ये होता है कि मिसाल के तौर पर दो यूजर्स हैं, एक है ए और दूसरा है बी। तो जो जो काम ए कर रहा है वो बी को नहीं पता, और जो काम बी कर रहा है वो ए को नहीं पता होगा। ठीक है जी। तो बजाय इसके कि मिसाल के तौर पर दो भाई हैं और दो डिफरेंट लैपटॉप्स खरीदें, बल्कि वो एक ही लैपटॉप खरीदें, लेकिन उस पर दो यूजर्स बना लीजिए। अब उन यूजर्स को मैनेज करना जिम्मेदारी किसकी है? ऑपरेटिंग सिस्टम की है। ठीक है जी। तो आजकल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं वो इन चीज़ों को बआसानी मैनेज कर लेते हैं। और अब अच्छा, उसमें ये भी होता है कि आप उसमें प्राइवेसीज भी लगा सकते हैं, आप उसमें सिक्योरिटी भी मैनेज कर सकते हैं। कि भाई मिसाल के तौर पर मैंने एक फाइल शेयर करी, और मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स वो फाइल सिर्फ व्यू ओनली मोड में देख सकें, उसमें कुछ एडिट ना कर सकें। तो मैंने क्या किया, मैंने वो तमाम यूजर जिनको मैं चाहता था कि ये जो लोग व्यू ओनली मोड में इसको देखें, मैंने उन सबको सेलेक्ट किया। मिसाल के तौर पर 10 10 लोग थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने कहा कि भाई आप लोग ये फाइल एक्सेस तो करें लेकिन इसको सिर्फ उसे व्यू ओनली मोड में देखिएगा। ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मैं 5 लोगों को राइट के एक्सेस भी दे दूं कि वो लोग उस फाइल के अंदर एडिट एडिट भी कर सकें। तो 11 12 13 14 और 15 जो यूजर्स हैं, मैंने उनको क्या किया, राइट के भी एक्सेस दे दिए। तो दैट्स हाउ मैं यूजर्स को आराम से मैनेज कर सकता हूँ। फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके पास ये इख्तियार होते हैं कि वो किस यूजर्स के राइट्स को कम कर दे और किस यूजर्स के राइट्स को बढ़ा दे। जैसे आप यूनिवर्सिटीज वगैरह में देखेंगे, आमतौर पर स्कूल के अंदर आप एग्जीक्यूटेबल फाइल को इंस्टॉल नहीं कर सकते इफ यू आर लॉग इन यूर सेल्फ विद स्टूडेंट आईडी। आप अपनी स्टूडेंट आईडी से आपने लॉग इन किया है, तो आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स नहीं होते। और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स ना होने की वजह से आप कोई भी चीज इंस्टॉल उसमें नहीं कर सकते। डिस्कस टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस। तो जो अभी मैं शुरू में बात भी कर रहा था, दो मरतबा इसके बारे में पहले भी बात आई थी, दोबारा अब इसका अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इंटरफेस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि हमें अलाउ करता है कि हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकें। तो अब यू आई का मतलब होता है यूजर इंटरफेस। तो ये यू आई जो है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है बेसिकली। तो दो दो किस्म के हमारे पास इंटरफेसेस होते हैं। एक होता है हमारे पास सी एल आई, दैट इज कॉल्ड कमांड लाइन इंटरफेस। और दूसरा होता है हमारे पास जी यू आई, दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब पहले आप जरा सीएलआई को देखें, जरा आप इसकी शक्ल देख रहे हैं तो आपने ये सिर्फ और सिर्फ डॉस में देखा होगा। ठीक है, एक जनरली एक नॉर्मल स्टूडेंट ने इसको डॉस में देखा हुआ होता है। बाकी जो लोग लिनक्स और यूनिक्स इस्तेमाल करते हैं उन्होंने भी देखा होता है, लेकिन चूंकि वो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कि बहुत रेयरली इस्तेमाल होते हैं, इसलिए मैंने आपको ये डॉस दिखा दी है। गालिबन विंडोज जो 11 आई है उसमें डॉस उन्होंने शायद खत्म कर दी है, लेकिन विंडोज 10 तक में आपको ये डॉस जरूर दिख जाएगी और आप लोग इससे इस्तेफादा भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ही पैदा होता है कि ये सीएलआई का फायदा क्या था। लेकिन जी पुराना सिस्टम हुआ करता था, डॉस के जमाना था, तो लोग क्या करते थे, कमांड से लिख कर जो है ना वो अपना काम किया करते थे। अच्छा, अब कमांड लिखने से फायदे और नुकसान क्या थे? फायदा तो उसका ये था कि आपकी जो स्पीड थी वो तेज थी। ठीक है। और जो नुकसान था वो बहुत ज्यादा थे, यानी कि आपको कमांड याद करनी पड़ती थी, आपको उनके सिंटेक्स याद करने पड़ते थे। अगर आपने कोई भी गलती कर दी है किसी सिंटेक्स में या स्पेलिंग में, तो वो आपकी कमांड को नहीं चलाया करता था। फिर जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि एक वक्त में एक ही काम हो सकता है, एक से ज्यादा काम नहीं हो सकते। ठीक है जी। तो कमांड्स को याद रखना बैल एक मुश्किल काम हुआ करता था। और ये इसके फायदे और नुकसान थे। फायदा इसका मैंने बताया आपको कि ये जो ना तेज हुआ करता था एज कम्पेयर टू द जी यू आई, क्योंकि काली एक स्क्रीन है उस पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो वो जो हैवी हो रहा है ग्राफिक्स की वजह से वो सीएलआई में नहीं हुआ करता था। अच्छा, अब जीयूआई पर आ जाए, अगर आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऊपर, तो ये देखें आपकी किताब में ही विंडोज गालिबन 10 की, या हाँ 10 की तस्वीर जो है वो यहाँ पे लगाई हुई है इन्होंने। और यहाँ पे बताया भी कि जीयूआई का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि वो यूजर फ्रेंडली है। अब देखिए, कमांड्स याद करना चले एक कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए, एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए तो आसान काम है, लेकिन जो बेचारा बच्चा बायो पढ़ रहा है उसको तो याद करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आप देख लीजिए कि अब ये जब से जीयूआई आई है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आई है, विंडोज वगैरह आई है, विंडोज 98, विंडोज एक्सपी और सो ऑन सो फोर्थ, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11, तो अब सबके लिए आसान हो गया है कंप्यूटर को इस्तेमाल करना। ठीक है जी। तो आप हर इंसान जो है ना वो बआसानी इंटरेक्ट कर सकता है कंप्यूटर के साथ। उसमें आइकन्स बने हुए होते हैं, बटन्स भी होते हैं और दूसरी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं। अच्छा, अब ये तो इसका फायदा हो गया, सबसे बड़ा फायदा ये है कि आसान है। अच्छा, जो नुकसान है इसका ये है कि ये हैवी है। अब आप देख लीजिए कि विंडोज 11 को इंस्टॉल करने के लिए वो एक नॉर्मल सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं हो सकती, उसके लिए आपके पास एक हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला सिस्टम होना चाहिए। ठीक है जी। तो जी यू आई ज्यादा रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है एज कम्पेयर टू द सी एल आई। तो जी यू आई स्लोअर है एज कम्पेयर टू द सी एल आई।
और विंडोज और iOS जो है ये मिसालें हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की। अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिए, कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक नंबर 2.1। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी कमेंट, इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर, so you are most welcome to comment in the comment section. I will try my level best to respond you as soon as possible. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।